Brought to you by Techno Camon 30 series. दिल्ली में वोटिंग हो चुकी है और वोटिंग के बाद हर किसी के जहन में सवाल ये उठता है कि आखिरकार किसका पलड़ा भारी है, कैसे वोटिंग हुई, वोटिंग का गणित क्या करता है और क्या उस गणित के हिसाब से हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। अब चूंकि आंकड़े आ गए हैं पूरी तरीके से और लगभग दिल्ली में 58.8% वोटिंग हुई है पूरी दिल्ली में, लेकिन जो हम आज आपसे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि लोकसभा के हिसाब से अलग अलग विधानसभाओं में कितनी वोटिंग हुई है और उस वोटिंग का क्या मायने है, क्योंकि पिछली बार से लगभग 2%, 1.78% वोटिंग कम हुई है। तो कम हुई है उसका तो हम अनुमान जो है वो गर्मी की वजह से था, लेकिन कहां कहां वोटिंग कितनी हुई है। सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई है वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई है और सबसे कम वोटिंग नई दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हुई है। हम एक एक करके हर लोकसभा के विधानसभाओं का हम आकलन आपको बताते हैं। चांदनी चौक लोकसभा से हम शुरू करते हैं। चांदनी चौक में 10 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें सबसे पहला विधानसभा है मटिया महल, जहां सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है चांदनी चौक में, वो मटिया महल है। 66.5% वोटिंग हुई है मटिया महल में। मटिया महल मुस्लिम बहुल इलाका है क्योंकि वहां 48% मुस्लिम हैं, 13% अनुसूचित जाति मतदाता हैं। तो वहां पर आमतौर पर इस तरीके का वोटिंग जो है वो किसको के पक्ष में जाएगा, इसका आकलन किया जा सकता है। आमतौर पर ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में जाता है। लेकिन अगर मटिया महल में वोटिंग ज्यादा हुई है तो शकूर बस्ती, जो कि एक बीजेपी का इलाका है, बीजेपी वहां पर आमतौर पर अच्छा करती रही है। अगर हम लोकसभा के हिसाब से देखें, विधानसभा में सत्येंद्र जैन वहां से विधायक हैं, वहां पर 62.09% वोटिंग हुई है। इसके बाद त्रिनगर में 61.31, सदर बाजार में 58.53। ये जो त्रिनगर और सदर बाजार का इलाका है ये एक तरीके से मिक्स वोटिंग के माने जाते हैं। यहां पर दोनों किस्म के वोटर हैं, बीजेपी समर्थित कुछ इलाके हैं, तो साथ ही साथ आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस, क्योंकि यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जेपी अग्रवाल, उनके समर्थित भी कई सारे इलाके हैं। तो यहां पर बैलेंस होने की उम्मीद है। बल्ली मारान में 58% हुई है, ये कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। शालीमार बाग, जो कि बीजेपी का बहुत मजबूत गढ़ है, वहां 57.18% वोटिंग हुई है। ये जो शालीमार बाग है, यहां पर पंजाबी और बनिया कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहते हैं, इसीलिए इसको आमतौर पर बीजेपी के पक्ष का वोटिंग माना जाता है। चांदनी चौक में 56.68%, वजीरपुर में 53.84%, आदर्श नगर में 53.62% और मॉडल टाउन में सबसे कम 51.72%। तो जो मॉडल टाउन की वोटिंग है, मॉडल टाउन में कुछ इलाका झुग्गी झोपड़ी का आता है, लेकिन यहां पॉश इलाके में लोग नहीं निकले हैं। तो क्या यह बीजेपी के लिए नुकसानदेह होगा? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। तो हम जो आकलन करते हैं उसमें टॉप पर चांदनी चौक में जो मटिया महल कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो आती है और सबसे नीचे मॉडल टाउन विधानसभा आती है। तो आप नतीजों का अनुमान अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अब सबसे ज्यादा जिस बारे में लोगों की दिलचस्पी है वो सीट है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की। कन्हैया कुमार बना मनोज तिवारी, यहां कैसा वोटिंग रहा है आपको हम प्रतिशत के हिसाब से बताते हैं। सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई है वो सीलमपुर में हुई है, 67.42%। और सीलमपुर विधानसभा ऐसी है जहां सिर्फ नॉर्थ ईस्ट विधानसभा में सबसे ज्यादा नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटिंग सीलमपुर में हुई है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है मुस्तफाबाद, 66.33% वोटिंग। दोनों मुस्लिम बहुल इलाके हैं और इन दोनों मुस्लिम बहुल इलाके में ज्यादा वोटिंग के मायने क्या हैं? यहां पर निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को ज्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा है। तो कन्हैया कुमार को इस आंकड़े से क्या खुशी मिलेगी या फिर कुछ और खेल हुआ है, ये समझना पड़ेगा। बाबरपुर भी अगर इसमें नंबर 3 जो है, जहां पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में तीसरे नंबर पर ज्यादा वोटिंग हुई है, वो बाबरपुर है, 66.03%। ये भी कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन के पक्ष का वोटिंग इलाका माना जाता है। रोहतास नगर, जहां पर बीजेपी के विधायक हैं, वहां 64% से ज्यादा हुई है वोटिंग। तो क्या यहां पर यह मनोज तिवारी के पक्ष में रहेगा
ये निश्चित तौर पर यहां पर मनोज तिवारी को एज मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन उसके बाद आता है गोकुलपुर, सीमापुरी। ये दोनों अनुसूचित जाति इलाके हैं, शेड्यूल कास्ट इलाके हैं, दोनों शेड्यूल कास्ट रिजर्व भी है। ये दोनों सीटें विधानसभा में यहां पर 64.49 और 64.15 दोनों सीटों पर 64% से ज्यादा हुआ है। तो क्या यह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के पक्ष का है? इस बात पर जरूर डिबेट होगा, क्योंकि यहां पर एक बार बीएसपी भी गोकुलपुर सीट जीत चुकी है। तो यहां पर शेड्यूल कास्ट वोट बहुत ज्यादा मायने रखता है। उसके बाद आता है गोंडा, बुराड़ी, तिमारपुर। निचले जो 3 विधानसभा हैं, गोंडा, बुराड़ी, तिमारपुर। बुराड़ी में पिछली बार मनोज तिवारी जब शीला दीक्षित के खिलाफ लड़े थे तो 1 लाख वोट से ज्यादा उन्होंने मार्जिन ली थी। इस बार बुराड़ी में 57.55% वोटिंग हुआ है। तो क्या उस लीड को मेंटेन कर पाएंगे? ये चुनौती रहेगी मनोज तिवारी के सामने। अगर यहां पर लीड पिछली बार की तरह मेंटेन करते हैं तो मनोज तिवारी को फायदा ज्यादा हो सकता है, लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा कि यहां पर किस तरीके से वोटिंग को में होता है मामला। इसके अलावा जो है सीट है वो है करावल नगर। करावल नगर की सीट पर भी अच्छी खासी वोटिंग हुई है, यहां पर भी मनोज तिवारी को उम्मीद है। फिर आता है बात ईस्ट दिल्ली की, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली यानी कुलदीप कुमार बनाम हर्ष मल्होत्रा वाली सीट। यहां सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है त्रिलोकपुरी, फिर से रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है। और आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी ने एक रिवायत बदलते हुए सामान्य कॉन्स्टिट्यूंसी से शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट उतारा है। कुलदीप कुमार को विधायक हैं, वहां पर वोटिंग हुई है 63.89% वोटिंग हुई है। यानी निश्चित तौर पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहां पर कुलदीप कुमार हो सकता है बढ़त बनाए। शहादरा जो दूसरे नंबर पर वोटिंग हुई है इस दिल्ली में, वो शहादरा है 61.41%, जहां से रामनिवास गोयल जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं वो चुन करके आते हैं। लेकिन यहां पर ऊपर नीचे होता रहता है, कभी बीजेपी भी जीतती है, कभी आम आदमी पार्टी जीतती है। तो ये जो इंटरेस्टिंग है ये पूरा इलाका कि यहां पर कैसा हुआ। तीसरे नंबर पर कोंडली 60.93%, ये भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है और त्रिलोकपुरी के करीब की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। क्या यहां पर भी कुलदीप कुमार ने अच्छा परफॉर्म किया है, इस पर नजर रहेगा। लक्ष्मी नगर 60.24%, यहां बीजेपी के विधायक हैं, अभय जी अभी विधायक हैं। तो क्या वहां पर बीजेपी आगे होगी? वहां पर हर्ष मल्होत्रा को उम्मीद है, हो सकता है कि वहां हर्ष मल्होत्रा आगे निकल जाए। गांधीनगर, गांधीनगर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहीं से अरविंदर सिंह लवली गए हैं अभी बीजेपी में। क्या वहां पर 59.36% वोटिंग हुई है? क्या अरविंदर सिंह लवली का जलवा चलेगा? हर्ष मल्होत्रा को वोट दिलवा पाएंगे? ये रोचक रहेगा। जंगपुरा में जो है वो सबसे कम हुई है, सबसे कम में जंगपुरा और ओखला आता है, जहां पर 52.38 और ओखला में 51.98%। ओखला में बहुत सारे वोटर हैं, लगभग 4 लाख वोटर ओखला में हैं। तो वहां पर 2 लाख से ऊपर की वोटिंग हुई है, 2 लाख के आसपास वोटिंग हुई है। उसमें अच्छे खासे मुस्लिम तादाद है, लेकिन हिंदू गांव भी हैं। तो क्या वहां पर किस तरीके से होगा? पटपरगंज और कृष्णानगर ये बीजेपी के पक्ष वाली सीटें लगती हैं 59% पटपरगंज में। हालांकि वहां पर मनीष सिसोदिया विधायक हैं, लेकिन पिछली बार मनीष सिसोदिया को भी जीतने में बहुत मुश्किल आई थी विधानसभा चुनाव। वहां 59% वोटिंग हुई है। क्या रुख रहेगा वहां? किस तरीके से उत्तराखंडी जो वोटर है वो किस तरीके से वोट करेगा? यहां पर काफी जो पूर्वांचली मतदाता है उनका भी रुख निर्भर करेगा कि किस तरीके से आगे होगा। जंगपुरा इलाका जिसमें लाजपत नगर, साथ ही साथ सिख पॉपुलेशन भी है, मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, कुछ जो निजामुद्दीन के तरह का है, वहां सबसे कम 52% वोटिंग हुई है। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि उसका क्या कुछ असर आने वाले दिनों में होता है। अब आते हैं नई दिल्ली पे, बहुत वीआईपी सीट है बांसुरी स्वराज बनाम सोमनाथ भारती की सीट। यहां पर वोटिंग सबसे कम हुई है और लगभग यहां पर बराबर वोटिंग हुई है। 56% दिल्ली कैंट में सबसे ज्यादा हुई है और 52.32% सबसे कम कस्तूरबा नगर में हुई है। तो 56 से लेके 52, यानी यहां बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है। पॉश इलाका है, लोग कम निकले हैं, लेकिन लग रहा है कि यहां पर बीजेपी के ज्यादा समर्थित इलाके हैं। दिल्ली कैंट, पटेल नगर, मोती नगर, ग्रेटर कैलाश, मालवीय नगर, राजेंद्र नगर, न्यू दिल्ली विधानसभा,
करोल बाग, आरके पुरम, कस्तूरबा नगर, ये जो विधानसभाएं हैं, क्या इसमें सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज अच्छा कर पाएंगी या फिर सोमनाथ भारती जो खुद मालवीय नगर से विधायक हैं, क्या वो अच्छा करेंगे? लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मालवीय नगर में बहुत ज्यादा पोलिंग नहीं हुई है, 54.77% पोलिंग हुई है, जो अपना सोमनाथ भारती का इलाका है। क्या उन्हें और वोटिंग करवाना चाहिए था, तब ज्यादा बेहतर होता? ये आंकड़े जब जीत हार में कन्वर्ट होंगे तब हम इसको एनालाइज करेंगे, लेकिन इन वोट परसेंट में लगभग समानता है, इसीलिए यहां बहुत ज्यादा हम वोट परसेंटेज को देख करके अनुमान नहीं लगा सकते हैं। अब आते हैं एकमात्र रिजर्व सीट नॉर्थ वेस्ट की, जहां उदित राज बनाम योगेंद्र चंदोलिया है। उदित राज कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, योगेंद्र चंदोलिया बीजेपी के उम्मीदवार हैं। यहां पर बीजेपी की जो सबसे मजबूत सीट है रोहिणी, वहां 63.04% हुआ है। आपको बताएं कि 2 बार जब बिल्कुल लहर चल रही थी आम आदमी पार्टी की विधानसभा चुनाव में भी, तब भी विजेंद्र गुप्ता रोहिणी सीट में जीत करके आए थे। वहां पर सबसे ज्यादा नॉर्थ वेस्ट में वोटिंग हुई है, बीजेपी की है को नॉर्मली फेवर करती है। तो क्या नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में जो सबसे ज्यादा पोलिंग हुई है रोहिणी में, वो कुछ इशारा करता है? मंगोलपुरी, जहां से राजकुमार चौहान गए हैं बीजेपी की तरफ, क्या उन्होंने प्रभावित किया? दूसरे नंबर पर वोटिंग 62.51% जो है वो मंगोलपुरी में हुई है। हालांकि आमतौर पर मंगोलपुरी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है जो बीजेपी का समर्थन नहीं करती है, आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस के बीच में रहा है। यहां दोनों के साझा उम्मीदवार हैं। क्या मंगोलपुरी में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को वोट मिला है या फिर राजकुमार चौहान ने कुछ वोट को बीजेपी की तरफ ट्रांसफर किया है? इस पर नजर रहेगी। बादली, जहां नरेला में 59% वोटिंग हुई है और बादली में 58%। नरेला ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाके में नरेला आता है और कुछ झुग्गी वहां पर अनथराइज कॉलोनी भी है। वहां पर नजर रहेगा कि जाट वोट किस तरफ से गया है, क्योंकि हरियाणा में यह बात कही जा रही थी कि जाट नाराज हैं बीजेपी से, लेकिन ऐसा दिल्ली में सरसरी तौर पर पूरी तरीके से नजर नहीं आता है। तो क्या जाटों ने अगर बीजेपी को वोट किया है तो नरेला पक्ष वाली सीट हो सकती है योगेंद्र चंदोलिया के लिए। बादली में जहां से दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव आते हैं, पहले विधायक भी रह चुके हैं, वहां पर 58% वोटिंग हुई है। किराड़ी जो अनथराइज इलाका है, जो काफी बड़ा इलाका है, जहां पर ऋतुराज गोविंद जहां से विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वहां 57.65% वोटिंग हुई है। सुल्तानपुरी में 57.44, बवाना में 56.42, इस तरीके से वोटिंग हुई है। तो 57 से लेके 55% तक किराड़ी, सुल्तानपुर माजरा, बवाना, मुंडका, रिठाला और नांगलोई जाट में हुआ है। यहां पर ये जो सीटें हैं ये आमतौर पर जो है यहां पर काफी करीबी फाइट होता है। लोकसभा में ये जो सीटें हैं वो बीजेपी का समर्थन करती हैं, विधानसभा में आम आदमी पार्टी का ज्यादा समर्थन करती हुई नजर आती हैं। तो ये रोचक है, लेकिन मुझे लगता है कि जो वोट परसेंटेज हम देख रहे हैं, रोहिणी टॉप पर है, नंगलोई जाट बॉटम पर है, रिठाला बॉटम पर है। तो इस तरीके से कुछ जो बीजेपी डोमिनेट सीट है वहां वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, कुछ पर बहुत अच्छा हुआ है। तो ये बीजेपी के लिए दोनों खुश और परेशान होने की वजह है। जो बीच बीच की सेगमेंट्स हैं वो कांग्रेस आम आदमी पार्टी को ज्यादा फेवर कर सकती हैं। वेस्ट दिल्ली पे आते हैं। वेस्ट दिल्ली है जहां महाबल मिश्रा बनाम कमलजीत सेहरावत की फाइट है। वहां प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का टिकट कटा था। मादीपुर जो कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है वेस्ट दिल्ली में 61.77%। यह क्या इशारा करता है? दूसरी जगह जो दूसरा नंबर है जनकपुरी 60.41%। यहां पर शहरी इलाके भी आते हैं, ग्रामीण इलाके भी आते हैं, कुछ अनथराइज इलाके भी आते हैं। जनकपुरी में दूसरा नंबर, नजफगढ़ में तीसरा 59.88, जो बिल्कुल जाट डोमिनेटेड है। बीजेपी ने जाट कैंडिडेट दिया है कमलजीत सेहरावत को। क्या जाटों का रुख गया है कमलजीत सेहरावत के साथ, या फिर वहां पर कुछ खिसका है वोट बैंक हरियाणा की वजह से आम आदमी पार्टी की तरफ, जो कि महाबल मिश्रा है वहां से उम्मीदवार। मटियाला में 59.07, राजौरी गार्डन में 58.3, द्वारका में 57.89। तो मटियाला वो इलाका है जहां कमलजीत सेहरावत लगातार जीतती रही है, वहां पर भी अच्छी वोटिंग हुई है। द्वारका जो कि विनय मिश्रा विधायक हैं, जहां पहले
महाबल मिश्रा जहां से विधायक होते थे, अब उनके बेटे वहां 57.89% है, यानी बहुत ज्यादा टर्नआउट नहीं करवा पाए हैं। तिलक नगर, हरिनगर, उत्तम नगर, विकासपुरी, तिलक नगर और हरिनगर सिख डोमिनेटेड एरिया है, वहां दोनों जगह 57% हुई है। उत्तम नगर में भी 57% हुई है। सबसे कम पौष विकासपुरी में 55.46% वोटिंग हुई है। अब मतलब निकालिए कि जो वोटिंग ज्यादा हुई है वो हमें दिखाई पड़ रहा है कि जहां एससी डोमिनेटेड सीट है वहां ज्यादा हो रही है, और गांवों के इलाके में भी नजफगढ़, मटियाला में ज्यादा वोटिंग दिखाई पड़ रही है। अब हम आखिरी इलाके में आते हैं, साउथ दिल्ली। सही राम पहलवान आम आदमी पार्टी से और रामवीर सिंह बिधूड़ी दोनों विधायक हैं बीजेपी से। रामवीर सिंह बिधूड़ी हैं जो विधायक, वो हैं बदरपुर से, और तुगलकाबाद से हैं सही राम पहलवान। लेकिन वोटिंग ज्यादा कहां हुई है? पालम में, जो जाट डोमिनेटेड है। 2 गुर्जर उम्मीदवार हैं, लेकिन जाट डोमिनेटेड पालम में 60% वोटिंग हुई है। बिजवासन जो भी जाट डोमिनेटेड हो, वहां 59.17। ये बड़ा रोचक है कि यहां पर जाट कैंडिडेट नहीं दिया है, दोनों पार्टियों ने गुर्जर कैंडिडेट दिए हैं, लेकिन पालम और बिजवासन में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। ये बड़ा रोचक जो ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है, और जाटों ने जिसका जम करके समर्थन किया है वही लगता है बाजी मारेगा। अंबेडकर नगर, देवली और छतरपुर, यहां 58 और 57% वोटिंग हुई। अंबेडकर नगर में 58.05, देवली में 57.87 और छतरपुर में 57.57। ये जो है 58 से 57 के बीच में, ये अंबेडकर नगर, देवली का इलाका, ये आम आदमी पार्टी को आमतौर पर सपोर्ट करता है। छतरपुर गुर्जर डोमिनेटेड है, तो जो छतरपुर में गुर्जर वोट में क्या डिवीजन हुआ है, अगर एक तरफा किसी की तरफ जाएगा तो फायदा हो सकता है, लेकिन अगर डिवीजन होगा तो किसी की भी मुश्किल बढ़ा सकता है। संगम विहार में 56%, बदरपुर जो कि रामवीर सिंह बिधूड़ी का इलाका 54%, महज अपने विधानसभा में 54, लेकिन यहां पर और चौंके आएंगे। तुगलकाबाद जो सही राम पहलवान का इलाका, वहां पूरी 10 विधानसभा में सबसे कम वोटिंग हुई है, 52.89%। तो दोनों जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो रामवीर सिंह बिधूड़ी हो या फिर सही राम पहलवान हो, उन्होंने अपनी अपनी विधानसभा में वोटरों को टर्नआउट नहीं करवा पाए हैं, तो उनके लिए नुकसान हो सकता है। तो ये है पूरी की पूरी लिस्ट। अब आकलन आप कर सकते हैं कि आखिरकार इन वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ों पर क्या असर होगा। हमने बताया है कि कौन सी विधानसभा किसको ट्रेडिशनली सपोर्ट करती हैं, लेकिन क्या ये नतीजे प्रभावित करेंगे या फिर इस बार नतीजे चौंकाने वाले होंगे? जो ट्रेंड पहले से चला आ रहा है वो ट्रेंड बदलेगा, और ट्रेंड के हिसाब से या जो ये आंकड़ों के हिसाब से जो हम देख रहे हैं वो ट्रेंड बिल्कुल नहीं आएगा। ये सब कुछ 4 जून को काउंटिंग होगा तो पता चलेगा।